चाहे आप हो गृह मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे? अंजना जी, आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहाँ है, जो दूसरे देश से यहाँ है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? मैं छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है SIR। कोई कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ लिया? तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये डिबेट काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाली हैं न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, आज अंजना ओम कश्यप भारत देश के गृह मंत्री से काफी कड़े मुद्दों पे सवाल जवाब करने वाली हैं, जैसे रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, बिहार चुनाव को लेके और विपक्ष जो सवाल उठाता है उन सब को लेके सवाल जवाब करने वाली हैं, जिसका जवाब अमित शाह बड़े ही शालीनता से देते हैं, जिसे आप लोगों को देखना और सुनना जरूर चाहिए। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिए, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गृह मंत्री जी, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं कि उधर मामला अभी अटका हुआ है महागठबंधन में। नहीं, देखिए, उनकी निर्बलता कभी हमारी ताकत नहीं हो सकती। हम हमारा चुनाव हमारी ताकत पर लड़ते हैं, हमारे परफॉर्मेंस पर लड़ते हैं, हमारी स्ट्रेंथ पर लड़ते हैं, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर लड़ते हैं। और मैं मानता हूं कि बिहार ने लालू जी के शासन को बहुत ढंग से देखा है और आज भी सब लोग समझते हैं कि लालू राज का वापिस आना मतलब भले सदी बदल गई हो, 21वीं सदी में जंगल राज में जाना होता है। तो मैं नहीं मानता बिहार की जनता किसी भी तरह से दूर दूर तक उनको ये मौका देगी। बात तो सही है। हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, वो बिहार ही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये सपना है कि बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? पहली बात तो मैंने आज तक जीवन में कोई स्वप्न ही नहीं देखा है। मैं बहुत चैन की नींद सोने वाला आदमी हूँ, तो मेरा स्वप्न आपको किसने कह दिया, मेरे लिए सस्पेंस है। खैर, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भरोसा करती है। गत चुनाव में मैंने जैसे कहा हमारी सीटें कम थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि नीतीश कुमार जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को फोन किया था कि आपकी सीटें ज्यादा आई है, गठबंधन धर्म तो ये कहता है कि आपका मुख्यमंत्री आप करिए, हम समर्थन करेंगे। परंतु फिर भी प्रधानमंत्री जी ने इनकी सीनियोरिटी देखते हुए हमारी पार्टी की ओर से कहा कि नहीं, आप नेतृत्व करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जब पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त किए तब भी हम NDA की सरकार बनाए थे, और जहां जहां राज्यों में भी हमने, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां में कई बार पूर्ण बहुमत मिला या साथियों के साथ मिला, हमने NDA की ही सरकार चलाई है। तो हमने गठबंधन का हमेशा सम्मान किया है और इस बार भी करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आते हैं कुछ मुद्दों पर, और उन मुद्दों में सबसे पहले SIR का मुद्दा उठाते हैं। अब विपक्ष का क्या आरोप है? राहुल गांधी जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाले, गृह मंत्री जी उन्होंने यही कहा कि ये वोट चोरी कर रही है बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। देखिए, इस तरह की बातें करना बहुत सरल है। ये देश में, मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि इस देश में SIR पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत 53 में हुई थी, तो राहुल जी की दादी के पिताजी के समय भी हुआ था, उनकी दादी के समय भी हुआ,
उनके पिताजी के समय में भी हुआ और उनकी माताजी के समय में भी हुआ। शायद राहुल जी को ये सत्य कोई बताता नहीं। एसआईआर है क्या? एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। जब 10, 12, 15 साल हो जाते हैं तब कई सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है। कई सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से जाना होता है। वो वहां पर भी मतदाता है, यहाँ पर भी मतदाता है। पहले यहाँ रहते थे, मानो कि दिल्ली गए तो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं एक छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। अब मैं आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां आए हैं, जो दूसरे देश से यहां हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? हमारे संविधान ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जो इस देश का नागरिक हो। हमारी कानून ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जिसकी आयु 18 साल के ऊपर होगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों चुनाव आयोग का है। मगर पूरी इंडी गठबंधन को की तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। चुनाव हारने के भय से वो वोट चोरी की यात्रा निकाले थे, मगर अभी मीडिया ही बोल रहा है, राहुल समझ गए हैं कि देश की जनता को पसंद नहीं है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृह मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे, ये वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये चुनाव आयोग कर रहा है और पहली बार नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। दूसरी बात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अंजना जी आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। इतनी छोटी सी बात है। राहुल जी इसका जवाब दे दे कि हाँ भाई, मेरी पार्टी का नीति है कि मुस्लिम है, घुसपैठिया है तो भी उसको वोट डालने दो। हमें कोई आपत्ति नहीं, देश की जनता को कहे, बिहार की जनता, देश की जनता निर्णय करेगी। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सवाल डेमोग्राफी चेंज का है। आपने भी कई बार भाषणों में इसकी चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से चर्चा की घुसपैठियों की। अब इसमें क्या तरीका है, आप इसको कैसे आगे ले जाने की सोच रहे हैं? इसमें क्या आपका बड़ा, कैसे सख्त कार्रवाई करेंगे कि भाई नहीं, ये इतने घुसपैठिए, अब तो हम इनको, अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्टता से देश की जनता के सामने हमारे विचार रखेंगे। हम सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे, फिर मतदाता सूची से इसको डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो आप कहते हैं, ये हमारा पार्टी का तय एजेंडा है और इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश वापस भेजेंगे उनको? कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आप देखते रहना, ढूंढते भी रहना।
अगला मुद्दा जो मगर हम जी उनकी पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे और इनको डिपोर्ट भी करेंगे। अगला बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है सर, और वो एक यूथ के साथ आपको भी इस बात का एहसास होगा, नौकरी का वादा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर जो परिवार है, लगभग 3.25 करोड़ परिवार है बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे के मुताबिक, वो एक सरकारी नौकरी देंगे। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है या नहीं है उनका ये वादा? अगर साच अर्थ में वो दे पाते तो जरूर चैलेंज होता, मगर अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर 2.8 करोड़ परिवार है और लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ है सरकारी। तो 2.6 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख परिवार बाकी रह गए हैं। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। अब डी और सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। और बिहार का बजट 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। ये अब तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। वो मानते हैं कि वो बोलेंगे और बिहार की जनता मान जाएगी। अब उन्होंने हमारी मुसीबत कर दी है। सब लोग हमें पूछते हैं कि तेजस्वी 12 लाख करोड़ कहां से लाएगा, हमें पूछ रहे। मैंने कहा भाई लालू जी को पूछो, तेजस्वी को तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। लालू जी शायद बता पाए। ये बिल्कुल बेबुनियाद वादा है जो कभी पूरा नहीं होना है। वोट लेने के लिए बिहार की जनता के सामने बोला गया सफेद झूठ है। और बिहार के लोग, बिहार के युवा विशेषकर ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतनी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो आज बिहार के बजट का 4 गुना। तो कि आप 130वां संशोधन भी संविधान का इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप विपक्षी नेताओं को निपटाना चाहते हैं कि 30 दिन तक बेल नहीं मिली तो कुर्सी गई। देखिए अंजना जी, एक गलतफहमी फैलाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। 130वां संशोधन भारतीय जनता पार्टी को भी लागू होता है, हमारे मुख्यमंत्रियों को भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री को भी होगा। वो सिर्फ विपक्ष को लिए नहीं है, सभी चुने हुए पदाधिकारी। मगर हमें डर नहीं है क्योंकि हमें कुछ गलत करना नहीं है, उनको डर है क्योंकि उनको भ्रष्टाचार की आदत लगी हुई। ये लेकिन आप लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल के केस की वजह से ना जी, उनकी बेल होने के बाद लाए थे। पर तब आपको एहसास हुआ कि जेल से भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। देखिए, देश में जब संविधान बना तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति ऐसा निर्लज्ज होगा जो मुख्यमंत्री रहते जेल में रहकर सरकार चलाना चाहेगा। अब ऐसी घटना देश में हो गई, तमिलनाडु में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, और ये सारे इंडिया अलायंस वाले। तो हम जो कानून लेकर आए हैं उसमें किसी पर भी आरोप लगता है और वो जेल में जाते हैं और 30 दिन तक उसके लिए उनके लिए समय है। अगर 30 दिन में बेल ले ले तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाद में भी बेल लोगे तो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ करा लेना भैया। नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपने आज पोस्ट भी किया है कि 258 नक्सलियों ने खुद ही अपने हथियार डाल दिए हैं गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में। हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ लिया? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? एक कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है,
इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं। हथियार डाल दिए, इनके लिए स्वागत है, आइए आप मेन स्ट्रीम में आइए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9,900 लोगों ने हथियार डाल दिए। सारे लोग अब मेन स्ट्रीम में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। क्या गृह मंत्री जी का नजर देखिए, उधर भी है? जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं। मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे, तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करें। नक्सलियों का जो वित्त पोषण करेगा वो हर एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में और अमित शाह जी के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने पे ऐसी धमाकेदार डिबेट हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।